Hello, good morning dear students. Today we are going to look about class 9th English medium poetry जो हमारी है poem number 3 The Rain on the Roof. That is what today we are going to look about. Now my dear student, keep one thing in your mind that a Curtis Kinney is a writer of New York. कोटस किनी जो है वो न्यूयॉर्क का एक राइटर है, वो न्यूयॉर्क का एक राइटर है। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब उससे आगे थोड़ा सा अगर हम पढ़े तो आपको समझ में एक छोटी सी बिफोर मूविंग अहेड इनटू द डिटेल स्टांजा एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएट्री द रेन ऑन द रूफ, we must get some knowledge or information about the poet. Poet जो हमारा है कर्टिस किनी, वो एक लॉयर भी था, पॉलिटिशियन भी था, जर्नलिस्ट भी था एंड पोएट भी था। मतलब ये हमारा ऑलराउंडर एक किस्म का खिलाड़ी है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है यहाँ पे डियर स्टूडेंट कि आप अगर कुछ चाहो मन से तो आप वो कैसे भी करके कर सकते हो। सर मैं तो ये हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज सेइंग इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर एक कहावत है, वेल देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर किसी चीज की चाहना हो हम में तो रास्ते जरूर मिलते हैं, ये चीज हमें याद रखनी है। मैक्सिमम द पोएट्री रिटन बाय कर्टिस किनी, वी सी द नेचुरल टच of the universe as one of the poem that we have in our syllabus of class 9th English medium, The Rain on the Roof. अमूमन ऐसा होता है डियर स्टूडेंट के जो चीजें हमारे लिए बहुत कॉमन सी होती है वो ऐसे राइटर्स और पोएट के लिए बहुत बहुत बड़ी चीज होती है और उन्हीं को वो अपनी थीम बना लेते हैं और उस पर पोएम या अपनी जो भी स्टोरी वगैरह होती है वो लिखते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर पोएम स्टांजा 1. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एक्सप्लेनेशन डियर स्टूडेंट स्टांजा वाइज, सो आपको ये चीज इजीली दिमाग के अंदर बैठ जाए कि पहले स्टांजा का मतलब क्या होता है, उसमें क्या कहना चाहता है, दूसरा स्टांजा क्या है, उसमें वो हमें क्या बताना चाहता है, एंड द लास्ट वन द थर्ड स्टांजा जो हमारा है उसमें वो क्या कहना चाहता है। क्योंकि हमारी जो एग्जाम की पेपर पैटर्न है वो स्टांजा के ऊपर से क्वेश्चन आंसर आते हैं और उसको समझना होता है। तो अगर हम स्टांजा के हिसाब से उसकी समरी या उसकी एक्सप्लेनेशन को रिसीव करें तो इट विल बी बेटर फॉर अस to answer, or it will be easy for us to answer it very keenly and accurately. Let's start. When the humid shadow hover मतलब मंडराना, घूमना, all over the starry sphere, आसमान की बात हो रही है, and the melancholy darkness, यहाँ पे melancholy का मतलब होता है निराशाजनक, the darkness, the cloud, अंधेरा, gently weeps in rain tears, जैसे कि बारिश के स्वरूप में वो रो रहे हो। See the imagination, it is wonderful. हमें लगता है बारिश आई, खुशनुमा एटमॉस्फियर है, लेकिन यहाँ पे जब बादलों की बात आती है तब यहाँ पे वो बात करते हैं कि भाई इतना डार्कनेस हो गया और वो इतना मेलनकली मतलब निराशा में हो गए हैं कि वो बारिश के फॉर्म में रो रहे हैं। What a joy to press the pillow of a cottage chamber back.
अब यहाँ पे ये जो लाइन है ना, वो दिस शोज दैट द राइटर एक्चुअली is going to beg for the slip and to listen the patters of the soft rain overhead. हमारे ऊपर pattering of rain gently जब गिरती तब उसकी आवाज सुनने में मजा आता है. Let's look about the stanza explanation. In this stanza, the poet described his experience of a rain one day as he lies in a comfortable, leisurely, comfortable मतलब आराम से, leisurely यानी मस्ती का, शांति का समय जो बिताते हैं, mood in his cottage and listen to the shooting music made by the shower of falling rain on the roof. उसकी घर की छत पर एक दिन शाम को बारिश हो रही थी. वो सो रहा था, अपने आराम वाले बेड पे आराम कर रहा था. तब उसको ये बारिश की बौछारें जब छत पे गिरती है और उसका जो रैटलिंग नॉइस होता है वो सुनने में उसको बहुत मजा आ रहा था. उसको वो म्यूजिक बोल रहा है, संगीत बोल रहा. द पोएट स्टेट्स that when the star-studded sky in the thickly overcoat with the clouds, overcoat मतलब ऊपर से पहनावा, clouds का पहनावा उसने जैसे पहना हुआ, it leads to the gloomy darkness all around. gloomy मतलब यहाँ पे नाखुशी का माहौल, वो जब बादल बिल्कुल मंडरा जाते हैं, उस बादलों के ऊपर एक ओवरकोट चढ़ जाता है, तब उनके जरिए ये ग्लूमीनेस है, डार्कनेस, अंधेरे का, अंधेरा छा रहा है, तो उसका ग्लूमीनेस मजा नहीं आती, ऐसी वो बात बता रहे. The darkness usually has a negative connection और connotation. Connotation मतलब notation जिसको आप बोलते हो. हम मानते हैं, we believe that darkness is a negative part, और इसलिए उसने यहाँ पे उसको बताया कि भाई gloomy dark. And the poet makes no exception to this rule. Exception मतलब वो उसका विरोध, मतलब उसको बाकायदा नहीं रखता, उसको अलग नहीं करता अपने आप को इस रूल से, इस सिद्धांत से. He says that the darkness is making him sad and reflective. पोएट कहना चाहता है कि जो डार्कनेस है वो मुझे सैड बनाता. वो तो पोएट अकेले को नहीं दिए स्टूडेंट, आप लोगों को भी. अगर डार्कनेस इतना बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, आपको एक ग्लूमी फीलिंग देना शुरू करता है, और ये ग्लूमी फीलिंग आपको धीरे धीरे से आपके जो इंटरनल जॉय होता है, इनर माइंड का जो इंटेलेक्चुअलिटी होती है, वो धीरे धीरे खत्म कर देगा. और इसी को तो यहाँ पे वो सैडनेस बोल रहा है. And the rain also seems to mirror his emotions, as it looks like the tears falling softly from the human eye. अब राइटर बता रहा है कि जैसे हमें डार्कनेस से डर लगता है, सैडनेस फील होती है, राइट, ठीक वैसे ही जैसे रेन को भी ऐसे बादलों की डार्कनेस से जो कोटिंग हो चुकी थी ना, उससे सैड फील हो रहा है, इसलिए शायद बादल भी रो रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ रेन, एज वी ह्यूमन, जैसे हमारी आंखों से आंसू निकलते. At this point, the only thing that can be bring you to the poet is to curl up with a pillow in the bed of the country cottage. वो अपना कंट्री मतलब कंट्री कॉटेज का मतलब होता है गांव के अंदर जो एक छोटा सा मकान होता है, उसमें वो अपने रूम के अंदर अपने वो बेड पे लेटा है और पिलो में अपना मुंह छुपा देता है, मतलब छुपा देता है मतलब रख देता है. Though the rooms of the cottage may be small and ill-equipped, ill-equipped का मतलब होता है वहां पे नेसेसरी चीजों के अलावा वहां पे कुछ नहीं है जो वैभवशाली, डेकोरेटिव, अट्रैक्टिव, द फर्नीचर फॉर्म जिसको बोलते हैं, वहां पे उस रूम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है. The sound of a raindrop can only transport him, therefore him to recover from his melancholic mood. Melancholic का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको आगे समझा दिया है. क्यों?
वो जो वर्ड है उसका मतलब होता है निराशाजनक। और यहाँ पे रेन ड्रॉप से वही अकेला एक ऐसी चीज है जो अपने सोच को, मतलब पोएट की सोच को, जो निराशा है उसकी मूल की, वो निकालने में रिफ्लेक्शन के तौर पर यहाँ पे बताया गया। Dear student, let's talk about the stanza 2. Every tinkle on the shingle has an echo in the heart. Echo का मतलब पड़गार। जब आप आवाज देते हो तब और सामने से जो इको आती है, आवाज टकरा कर वापिस आना, उसको इको बोलते हैं। वो जैसे हार्ट का हो, हार्ट की आवाज हो, ऐसा लग रहा है। And 1,000 dreamy fancies into the bushing start. हजारों प्रकार की सोच उसके दिमाग के अंदर एक साथ बहना शुरू हो जाती है। And 1,000 recollections, memories जो पुरानी है वो भी हजारों प्रकार की एक साथ उसके दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। Wave their bright shadows into the whoop as I listen to the patter of the rain upon the roof. मतलब जैसे ही रूफ पे रेन आनी शुरू करती है तब हमारे यहाँ राइटर की भी जो सोच है वो और बहने लगती है। देखते हैं इस स्टांजा में एग्जैक्टली what he would like to say us. In this stanza, the poet described the loudest resonance in his heart. हार्ट कुछ बोलता हो, जैसे जोर जोर से दबकता हो और कुछ कहना चाहता हो। By the music of the rain as they fall on the shingle of the roof. रूफ की ऊपर की हिस्से पे, सरफेस पे जब वो टकराती है तब जो आवाज बनती है, उस आवाज की बात की है यहाँ पे कि वो उसको इस तरह से लगती है जैसे वो जोर से कुछ कहना चाहती और उसके हार्ट बीट्स बढ़ती है जैसे वो भी कुछ कहना चाहती है। Each sound that it is made by the rain in this way is repeated. हर एक साउंड उसका जो हो रहा है, जो सुनाई दे रहा है, वो कंटिन्यूअसली रिपीट होता है। द नेक्स्ट इंस्टेंट बाय द बीटिंग ऑफ हिज हार्ट। टू बीट हार्ट मतलब हार्ट पंप होना। द थिंग्स दैट हैज ओनली बीन imagining now start to appear before his very eyes. उसने जो भी उस बारिश की बौछार के साथ सोचना शुरू किया था, जो चीजें विजुलाइज करनी शुरू की थी, वो अब बारिश की बूंदों की आवाज, मतलब उसकी बीट को पकड़ के हर एक नया सोच उसके दिमाग में जा रहा था, आ रहा। As he is listening to the soft and the continuous falling of the raindrops. जैसे जैसे बारिश धीरे धीरे गिर रही थी वैसे वैसे नए विचार उसके दिमाग के अंदर आने लगे थे। द वेव ऑफ ओशन, ओशन ऑफ वेव्स, थॉट्स। ओशन के अंदर जैसे वेव्स आते हैं बारी बारी से, ठीक वैसे उसके दिमाग के अंदर जैसे ही बारिश की बूंदें गिर रही है, आवाज आ रही है, उतनी ही ज्यादा सोच, उतने ही ज्यादा ख्याल उसके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। On his roof, all his memories are coming back to him. उसके रूफ पे से जैसे सारी मेमोरीज उसकी वापस लौट रही है, मतलब उसकी जो पिछली जिंदगी है ना, वो उसकी नजर के सामने से गुजर रही है पूरी की पूरी। But they are not discrete and separated. वो उससे अलग नहीं थी, उसने जो बीता कल था वही थी। From each other, वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं थे। Instead of all his memories seems to have formed a patchwork by the becoming entwined with one another. वो एक दूसरे के साथ मिंगल हो गए, एक के बाद दूसरी
दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इस तरह से जितने भी पीछे जो साल बीते हैं उसमें जो मेमोरीज थी वो वन बाय वन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती, आगे बढ़ती रहती। जब आप डियर स्टूडेंट एक बार खुली हवा में ऐसे प्रकृति का आनंद लेते हुए बैठोगे, तब आपकी लाइफ में जो हैप्पी मोमेंट्स होती है जो पास्ट में, वो अचानक से आपकी नजर के सामने से वन बाय वन निकलने लगती है। तो ये चीजें यहाँ पे हमें बताई गई है। इसके अलावा स्टांजा थर्ड में हमें क्या बताया जाता है? नाउ इन अ फैंसी कम माय मदर एज शी यूज्ड टू years agone, सालों पहले मेरी माँ का ख्याल मुझे अब आ रहा है बारिश के साथ। टू सर्वी हर डार्लिंग ड्रीमर्स, टू सर्वी हर डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब स्वप्न के अंदर। एडी शी लेफ्ट देम स्टिल द डाउन, ओह आई सी हर बैंडिंग ऑल ओवर मी, वो जैसे मेरे ऊपर हो अभी। मतलब मेरी माँ की पूरी यादें मेरे साथ अब आने लगती है, जैसे वो मुझे सुलाया करती थी, खिलाया करती थी, मुझे अच्छे वाहल किया करती थी, है ना, लाडकोर जिसको आप बोलते हो, बहुत वाल से बहुत प्यार से हम लोगों की माँ ने हमें बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया है। तो वो चीज अब यहाँ पे राइटर को याद आती है। एज अ लिस्ट टू दिस refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. In this stanza, in the last stanza, dear student, the poet wants to tell us that the poet describes the first memory that he can actually identify among the patchwork, that all his memory have formed by the mashing together. To mash मतलब एक दूसरे के साथ टकराना, और सभी का पैचवर्क मतलब नई यादें, पुरानी यादें, थोड़े सालों पहले की बहुत पुरानी चाइल्डहुड की यादें, ये सारे एक दूसरे के साथ अब टकरा रही है। He remember how many years ago, बहुत सालों पहले, in his childhood, जब वो बच्चे थे तब his mother used to look down at him, वो कैसे उसका ख्याल रखती थी as a siblings, as they were sleeping and having a pleasant dreams, उसको कैसे सुलाया करती थी अच्छे अच्छे स्टोरीज बता के। और वो बंदा भी, मतलब हमारा राइटर भी, जब वो बच्चा था तब उसकी बातें सुनकर अपनी ही ड्रीमी वर्ल्ड के अंदर अलग से चला जाता था और अच्छी सी नींद लेता था। His mother would make a point to look at them every night, ये सारी चीजें हर रात उसको याद आ गई। For she knew she would not see them again till the next morning, जैसे वो जानती थी कि ये सारी चीजें आज जो मेरा बच्चा कर रहा है, देख रहा है, ड्रीम में सोच रहा है, वो शायद कल उसके पास न हो। What the poet remembers more, इससे ज्यादा पोएट क्या याद रखता है? That anything is how his mother would bend down and watch over him in a particular चीजों पे ध्यान देने की बात है। These memories are evoked, फिर से जग चुकी है, evoked हो चुकी है, जग चुकी है। As you listen, the repetitive rhyme of the raindrops that are been falling on the roof. I hope, my dear student, this poem and the stanza-wise explanation may help you to understand the poetry better. Apart from this, let's do certain more, that is what to discuss about this poem is, the poet lays on the bed. I'm just revising the whole poem. वो अपने बेड पे लेटा हुआ था। The clouds started gathering, बादल मंडराना शुरू हो गए थे, and suddenly the rain started. इस चीज को मेटाफोरिकली इमेजिनेशन दी गई है कि भाई जैसे काले बादल हमारी लाइफ में आते हैं तो हम कैसे टूट जाते हैं, हम कैसे रोना शुरू कर देते हैं एज ए ह्यूमन, ठीक वैसे ही शायद बादलों ने भी, जब ये कारी गहरी छटा मंडराने लगी, तब वो उन्होंने भी रेन की
टीयर के साथ कंपैरिजन किए तो टीयर के जैसे रेन भी, बादल पानी की बूंदे बरसाने लगे जैसे वो भी रो रहे हो। दिस साउंड मेक्स पोएट हैप्पी अपार्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी, दूसरी उसके विरोध में अगर देखें तो ये उसको ग्लूमी शेड भी दे रहा है। लेकिन एक चीज तय है, द पोएट just sank into the memories of his past due to the raindrops that are falling on his roof. उसके कॉटेज के रूप में जैसे बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो जाती है तो वो अपने पास्ट के अंदर चला जाता है और उसको अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है, जैसे उसकी माँ कैसे उसको खिलाया करती थी, कैसे उसको शाम को सुलाया करती थी, कैसे उसकी टेक केयर करती थी। ये सारी चीजें अब पोएट को याद आ रही है। पोएट दूसरा ये भी सोच रहे इस पोएम के अंदर कि यार ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाती है, नई और पुरानी यादें। वैसे यहाँ पे एक और चीज बोली है कि कुछ करनी शुरू हो जाती, महसूस होनी शुरू हो जाती है। I hope my dear student this unit, this poem explanation may help you. And one more thing dear student, that you have to write the stanza explanation, only stanza explanation you have to mention in your notebook so that you can understand it better. मुझे मालूम है कि ज्यादातर रेफरेंस बुक के अंदर आपको ओवरऑल समरी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे रखी है वो आपको नोट डाउन कर देनी पड़ेगी, so that at the time of revision or reading it may help you. Thank you, take care, stay home, stay safe.